नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे गुरुत्व के प्रभाव में गति, मोशन अंडर ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव की वजह से कैसे गति होती है, इस वीडियो में हम इसको अच्छे से समझेंगे। आइए दोस्तों, पहला और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी गुरुत्व के प्रभाव में गति होती है, ये बात आप जानते होंगे। अगर ये वस्तु या ये मार्कर मैं इसको यहाँ से नीचे की तरफ या यहाँ से छोड़ देता हूँ तो ये किसकी तरफ जाएगा? नीचे की तरफ, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को पृथ्वी एक निश्चित त्वरण से अपनी तरफ खींचती है, जिसको अपन कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। गुरुत्व के प्रभाव में गति से पहला और आसान क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि ये किस प्रकार की गति है? एक समान त्वरण, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से होने वाली गति है। मोशन अंडर ग्रेविटेशन किस प्रकार की गति या मोशन का एग्जाम्पल है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण से होने वाली गति का। क्योंकि आपको पता है कि वस्तु चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे आओ, उस पर हमेशा पृथ्वी की वजह से स्मॉल g 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या कई जगह आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ मिलेगा। तो त्वरण हमेशा कांस्टेंट है g। तो ये भी है, सभी वस्तुओं पर पृथ्वी एक समान त्वरण लगाती है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? g। और g की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है? नीचे की ओर। और इस g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो g क्या है? त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको कई जगह 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिखा रहता है। एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आए, अगर आपको लिखा हुआ नहीं है तो आप 10 मान सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि g 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मानो, तो आपको 9.8 के हिसाब से ही कैलकुलेशन करनी है। हाँ, g की वैल्यू आपको नहीं दिया और क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में ऐसी गति हो रही है, तब आप g क्या मान लेंगे? 10 मान सकते हैं। देखिए, अगर कोई वस्तु यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, वस्तु की गति की दिशा ऊपर है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g की डायरेक्शन नीचे ही होगी। अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, तब भी स्मॉल g की डायरेक्शन नीचे ही होगी। हमेशा गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, डाउनवर्ड होगी। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाई है कि अगर आप किसी वस्तु को यहाँ से ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो क्या होगा, उसको मैंने यहाँ पर एक डायग्राम से समझाया है कि ये एक धरातल है, आप इसे ज़मीन समझ लें। यहाँ से आपने इस वस्तु को ऊपर की ओर फेंका। फेंकने के लिए आपने जो वेग लगाया उसको मैं कह रहा हूँ u, प्रारंभिक वेग। आपने इस वस्तु को u प्रारंभिक वेग से ऊपर की ओर फेंका। किसी भी वस्तु को जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक निश्चित टाइम के बाद ये चलती जाएगी, फिर एक जगह रुक जाएगी। यहाँ पर इसका वेग क्या हो गया? 0। और इसी जगह को कहते हैं अधिकतम ऊंचाई। जब आपने इसको u प्रारंभिक वेग से फेंका, ये ऊपर जाती जाएगी और मैक्सिमम हाइट तक पहुँच जाएगी, और अधिकतम ऊंचाई के बाद वापस गिरना शुरू हो जाएगी। और उस अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या है? 0 है। तभी तो उससे ज़्यादा आगे नहीं पहुंच पा रही। अधिकतम ऊंचाई पर जो वेग होगा वो क्या होगा? 0। उसको हम कह रहे हैं अंतिम वेग कितना हो गया? 0। वस्तु जब नीचे से ऊपर जा रही थी, उस पर एक समान त्वरण लग रहा था नीचे की ओर, जिसको g कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इस वस्तु को यहाँ से इस अधिकतम ऊंचाई तक पहुँचने में जो लगा समय है, उसको हम लिख रहे हैं TU,
यू का मतलब वस्तु अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की ओर जा रही है। देखिए ध्यान से, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अभी इस केस में आप वस्तु को यू वेग से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं। जब वस्तु ऊपर जा रही है तब उस पर नीचे की ओर एक समान त्वरण लग रहा है। जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाएगी उस समय उसका वेग 0 हो जाएगा। देखो ये वेग है इसमें कुछ, और जब 0 हो जाएगा अब उससे आगे नहीं जा पाएगी। तो ये अधिकतम ऊंचाई, और अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय हम क्या लिख रहे हैं, टी यू। यू का मतलब यहाँ पर है अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ऊपर की ओर हम वस्तु को फेंक रहे हैं। देखिए अब कॉन्सेप्ट पर आ जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में जो गति हो रही है उसके बारे में। तो क्या लिखा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय कितना है। तो आइए गति का पहला समीकरण हम लेते हैं, और गति का पहला समीकरण आपको पता है v बराबर u प्लस ए टी। जब मैं आपको गति के समीकरण बता रहा था तब बार बार कह रहा था कि ये तीनों समीकरण एक समान एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण से होने वाली गति में ही इस्तेमाल होंगे, और गुरुत्व के प्रभाव में होने वाली गति भी क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है। तो पहला समीकरण लगाया v बराबर u प्लस ए टी। बताइए v क्या है, अंतिम वेग, u क्या है, प्रारंभिक वेग, a क्या है, एक्सेलरेशन त्वरण, और t क्या है, समय। लेकिन इस सिचुएशन में हमने देखा कि वस्तु जब ऊपर की ओर जा रही है, वस्तु की गति की दिशा किधर है, ऊपर की ओर, और गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो गुरुत्वीय त्वरण लगा है उसकी डायरेक्शन किधर है, नीचे की ओर। इसलिए जब गति ऊपर हो रही है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है तो जी विपरीत दिशा में है, नीचे लग रहा है। इसलिए यहाँ पर हम ए एक्सेलरेशन को क्या बोल रहे हैं, जी, और जी का मान किस में लेंगे, नेगेटिव में। कई बार आपको उल्टी सीधी बातें बताई जाएगी, इसको नेगेटिव में, यहाँ से ऊपर वाले को। आप केवल सिंपल बात याद रखें, गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे रहेगा। अगर वस्तु गुरुत्वीय त्वरण की डायरेक्शन में ही आ रही है तो जी पॉजिटिव, और इसके अपोजिट जा रही है तो जी को नेगेटिव ले लेंगे, क्योंकि वस्तु अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। जैसे इस कंडीशन में अगर होता कि वस्तु नीचे आ रही है तो जी को हम क्या लेते, पॉजिटिव लेते। लेकिन वस्तु ऊपर जा रही है, जी नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जी क्या है, नेगेटिव, और जी क्या है, त्वरण। तो इसी इक्वेशन में मैंने एक ही जगह माइनस जी, और टी क्या है, ऊपर पहुंचने में लगा समय। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। तो आप देखिए जब अधिकतम ऊंचाई होती है तब फाइनल वेलोसिटी v बराबर क्या होता है, 0। तो v की वैल्यू 0, इनिशियल वेलोसिटी u, और इसको सॉल्व किया, ये आया। अब इस माइनस वाली वैल्यू को इधर ले लिए, और टी यू अपवर्ड डायरेक्शन में या ऊपर की ओर अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, टी यू, ये जी नीचे आ जाएगा, और कितना आ गया, u बटे जी। u क्या है, प्रारंभिक वेग, और g क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। अगर वस्तु ऊपर की तरफ जा रही है तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय u बटे जी होगा। एग्जाम में आपसे सिंपल अगर सवाल पूछे गए तो ऐसे पूछे जाएंगे, यही बता देता हूं मैं, अलग से सवाल लिखेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ऐसे बोला कि अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ध्यान से देखना, अगर किसी वस्तु को ऊपर की ओर, जैसे इसको मैं ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक रहा हूं, और फिर वो आपसे पूछे कि इसको अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो आपको फेंकने का वेग मतलब u दे दिया। आपके दिमाग में अपवर्ड डायरेक्शन में अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने का फॉर्मूला है, कितना समय लगेगा, u की वैल्यू 20, g आपको नहीं दे रखा इसलिए हम 10 मान रहे हैं,
और आंसर कितना आ गया 2 सेकंड। 2 सेकंड में वस्तु 20 मीटर प्रति सेकंड वेग से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंच जाएगी। अगर आपसे यही सवाल उल्टा पूछ ले कि अगर किसी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में 2 सेकंड समय लगता है यहां से लेकर यहां तक, अगर किसी वस्तु को धरातल से ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, पता नहीं किस वेग से फेंका, लेकिन अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लग रहा है 2 सेकंड, तो बताइए वस्तु को किस वेग से फेंका गया था। तब भी यही फॉर्मूला, टाइम कितना लग रहा है 2 सेकंड, किस वेग से फेंका गया u से निकालना है, g कितना होता है 10, इससे गुणा हो गया, और u अभी हमने कैलकुलेट भी या बताया भी था 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति में अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, धरातल से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय सीधा फॉर्मूला है अपवर्ड डायरेक्शन में पहुंचने में, अधिकतम ऊंचाई में पहुंचने में लगा समय u/g। u क्या है प्रारंभिक वेग और g क्या है गुरुत्वीय त्वरण। कैसे कैलकुलेट किया ये फॉर्मूला ये भी मैंने आपको बता दिया है। अगर आप सीधा याद रख सकते हैं तो सीधा भी रख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप u वेग से वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसको अधिकतम ऊंचाई तक, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम का फॉर्मूला आपके पास आ गया था tu बराबर u/g। यहाँ पर u का मतलब डायरेक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन। आप उसको प्रारंभिक वेग मत समझ लेना, ऊपर की दिशा में या अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय u/g। लेकिन आपको यही सवाल ऐसे पूछ ले कि जब आप u वेग से वस्तु को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो उस वस्तु को जो अधिकतम ऊंचाई है जो उसने तय की है वो ज्ञात करो। यहाँ से यहाँ तक कितनी हाइट है। वास्तव में देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं, और विस्थापन को हम क्या कह सकते हैं, अभी फिलहाल हाइट कह सकते हैं, ऊंचाई कह सकते हैं। और ये आपसे पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचा है तो बताइए अधिकतम ऊंचाई कितनी है। गति का तीसरा समीकरण आपको याद है, v² माइनस u² इक्वल्स टू 2as। अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर बराबर 2 त्वरण और विस्थापन का गुणा। हम जानते हैं कि वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और g नीचे की तरफ लग रहा है, तो इस इक्वेशन में भी एक ही जगह क्या लिखेंगे -g। तो देखिए एक ही जगह -g लिखा, और क्या हो गया आपको पता है s क्या है, विस्थापन, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, और वास्तव में यही क्या है हाइट, तो हमने s को h लिख दिया। अंतिम वेग क्या होता है मैक्सिमम हाइट पर 0, इसलिए -u² माइनस 2gh, माइनस से माइनस कैंसिल, h बराबर 2g इधर आ जाएगा, u² अपॉन में 2g। यह है मैक्सिमम हाइट। अगर आप किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। मान लो पहले वाला ही क्वेश्चन अपने अप्लाई करते हैं कि प्रारंभिक वेग कितना था 20 मीटर प्रति सेकंड। अगर आप इस वस्तु को 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो अधिकतम कितनी ऊंचाई पर जाएगा। तो देखिए u की वैल्यू कितनी है 20 का स्क्वायर कर देंगे, और ये 10, ये इससे कट गया कितने बार 2 से 2 कट गए, अधिकतम ऊंचाई कितनी हो गई 20 मीटर। अगर आप किसी वस्तु को u बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, उसको अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय t बराबर u/g से, u कितना 20 और कितना आ गया था 2 सेकंड। लेकिन ये पूछे कि अधिकतम ऊंचाई कितनी है, तो h बराबर या h मैक्सिमम बराबर u² अपॉन 2g। अगर वेग मान रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड है तो अधिकतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी हो जाएगी h बराबर 20 मीटर। तो दोस्तों जब वस्तु ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर गति कर रही है तब अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में लगा समय
T बराबर U अपॉन जी, और अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी, एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन में 2g। u की वैल्यू आपको गिवन होगी कि प्रारंभ में किस वेग से फेंका गया है। तो ये थी ऊर्ध्वाधर अवस्था में गुरुत्व के प्रभाव में होने वाली गति। दोस्तों हमने अभी बात की कि अगर कोई वस्तु u वेग से धरातल से फेंकी जाए तो कितनी अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी और अधिकतम ऊंचाई पर जाने में कितना समय लगेगा। उसी कॉन्सेप्ट को अब हम ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए कोई ऊंचाई है, उससे एक वस्तु को फ्री फॉल मुक्त पतन बिना किसी वेग लगाए छोड़ा जाता है। मतलब प्रारंभ में या u बराबर क्या है 0, और आप ऊर्ध्वाधर ऐसे वस्तु को छोड़ रहे हैं नीचे की तरफ। देखिए गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लगी रहा है। ये वस्तु धरातल पर किस वेग से टकराएगी। केवल अगर आपको h ऊंचाई पता है कि यहाँ से अगर मैं इस मार्कर को नीचे फेंकूं तो ये किस वेग से नीचे टकराएगा, यहाँ से इस मार्कर को धरातल तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। दूसरी बात कि यहाँ से और धरातल के बीच में ऊंचाई कितनी है, या वस्तु और धरातल के बीच में ऊंचाई कितनी है। ये तीन बातें हैं। पहले जब हम बात कर रहे थे तब वस्तु को नीचे से ऊपर फेंक रहे थे सीधे, अब बिना किसी वेग लगाए वस्तु को मुक्त अवस्था में छोड़ रहे हैं ताकि वो नीचे जाए। देखिए नीचे की दिशा में जो गति है, h ऊंचाई से वस्तु को मुक्त रूप से गिराते हैं। ये वस्तु है, यहाँ से यहाँ तक हम इसको विस्थापन कह रहे हैं और इसी को क्या कह रहे हैं, h ऊंचाई। और इस h ऊंचाई से वस्तु को गिरा रहे हैं, तो वस्तु किस वेग से धरातल पर गिरेगी या टकराएगी, उस वेग को कहेंगे फाइनल वेग या अंतिम वेग। इसको निकालने का फॉर्मूला वही गति का पहला समीकरण लगा देंगे, v बराबर u प्लस AT। यहाँ t के साथ मैंने d लिखा है क्योंकि t जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। वस्तु को नीचे की तरफ आने में कितना समय लगेगा। आप जानते हैं त्वरण क्या होता है, g, और g पॉजिटिव लेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण भी नीचे है और वस्तु भी नीचे जा रही है। प्रारंभ में वेग क्या होगा, 0। ये देखिए कोई वेग नहीं लगाया है, मुक्त रूप से फ्री फॉल इसको छोड़ा है। देखिए तो u की वैल्यू 0 और v बराबर कितना आ गया, GTD। वस्तु को धरातल तक पहुंचने में टाइम जो लगा है उसको हम मेज़र कर लेंगे और उसको g से गुणा कर देंगे तो पता लग जाएगा कि किस वेग से वस्तु धरातल से टकराएगी। मान लीजिए वस्तु को जमीन तक धरातल तक पहुंचने में लगा समय कितना है, 2 सेकंड। तो g की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 10 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से टकराएगा, वेग से टकराएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड के। आपसे पूछे कि यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है। जब पहले हम नीचे से u वेग से फेंक रहे थे तब ऊंचाई हम तृतीय समीकरण थर्ड इक्वेशन से निकाले थे। यहाँ पर हम जानते हैं कि u 0 है, वहाँ u 0 नहीं था, यहाँ u 0 है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, विस्थापन निकाल रहे हैं गति के दूसरे समीकरण से। विस्थापन इनिशियल, ये प्रारंभिक पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और दोनों के बीच की स्थिति क्या है या दोनों के बीच की दूरी क्या है, s, ऊंचाई h। देखिए s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। td डाउनवर्ड, u 0 है तो 0 रख दिया तो ये पूरा 0 हो गया, और s का मतलब विस्थापन, विस्थापन का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई बराबर हाफ GTD स्क्वायर। g गुरुत्वीय त्वरण, td का मतलब है वस्तु को ऊंचाई से धरातल तक पहुंचने में लगा समय, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों हमने बात कर ली है कि अगर आप u वेग से वस्तु को ऊपर फेंकते हैं
तो कितनी ऊंचाई तक जाएगा, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अगर आप किसी वस्तु को h ऊंचाई से नीचे छोड़ते हैं, फेंक नहीं रहे, मुक्त अवस्था में बिना कोई वेग लगाए, u बराबर क्या होना चाहिए 0, तो क्या होगा, कितने समय में नीचे गिर जाएगी, किस वेग से जमीन से टकराएगी, और यहाँ से वस्तु से और जमीन के बीच की ऊंचाई कितनी है ये आप निकाल सकते हैं। लेकिन दो बातें आप याद रखें, u बराबर क्या होता है v। इस कंडीशन में अगर आप किसी वस्तु को u वेग से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो वस्तु अधिकतम ऊंचाई पे जाके जब वापस आएगी तो उसी वेग से जमीन से टकराएगी। अगर मैंने इसको 20 मीटर प्रति सेकंड से ऊपर फेंका तो ये वस्तु जब अधिकतम ऊंचाई पे जाके वापस आएगी तो इसका धरातल पर टकराते टाइम वेग कितना होगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक और अंतिम वेग बराबर होगा, जिस वेग से आप फेंके हैं उसी वेग से टकराएगी, सीधा याद रख लें। दूसरी एक और बात, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय और अधिकतम ऊंचाई से धरातल पर आने में लगा समय भी बराबर होगा। अगर आपने u वेग से वस्तु को ऊपर फेंका तो यहाँ पहुंचने में लगा समय और मुक्त अवस्था में वस्तु को नीचे जमीन तक पहुंचने में लगा समय बराबर होगा। TA बराबर TD। अपवर्ड डायरेक्शन में, या इसको u भी लिखे थे अपन, TU अपवर्ड डायरेक्शन में जो टाइम लगा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगे टाइम के बराबर होगा। तो दोस्तों हमने कुछ फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। अगर वस्तु u वेग से ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर अवस्था में फेंकी जाए तब क्या लगाना है, अगर मुक्त अवस्था से छोड़ी जाए तब क्या लगाना है। 2-3 फॉर्मूले हैं और ये 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखने हैं। अगर इस मार्कर को मैं धरातल से फेंकूं तो अधिकतम ऊंचाई पे जाकर वापस धरातल पर जिस वेग से टकराएगा वो वही वेग है जिस वेग से मैंने इस मार्कर को फेंका था। आपसे कोई पूछे या बोल दे कि ये मार्कर को मैंने फेंका और ये धरातल पर 20 मीटर प्रति सेकंड से टकराया, तो आप कह दो कि आपने इसको 20 मीटर प्रति सेकंड से ही फेंका था। अगर धरातल से मार्कर को h ऊंचाई तक आने में 2 सेकंड लगे तो h ऊंचाई से वापस धरातल तक आने में भी कितने सेकंड लगेंगे, 2 ही सेकंड लगेंगे। u बराबर v होगा और t अपवर्ड डायरेक्शन में बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप फ्री फॉल कर रहे हैं तो अंतिम वेग g TD से निकालेंगे और विस्थापन सेकंड इक्वेशन से हाफ g TD स्क्वायर। तो ये था अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर केवल हम इस कंडीशन को लें कि प्रारंभिक अवस्था में u 0 है और वस्तु धरातल से टकरा रही है तो वास्तव में यही मुक्त पतन है। अगर आप ग्रेविटेशन के प्रभाव में, गुरुत्व के प्रभाव में होने वाली गति में नीचे से आप वस्तु को u वेग से फेंक रहे हैं, वो अधिकतम ऊंचाई पर जा रही है, इसको हटा दें और अधिकतम ऊंचाई से वस्तु को बिना कोई वेग लगाए अगर आप छोड़ रहे हैं, इसी को कहते हैं मुक्त पतन। और इस मुक्त पतन या फ्री फॉल से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी आप अपवर्ड डायरेक्शन में और डाउनवर्ड डायरेक्शन में दोनों के कॉन्सेप्ट को देखिए। और एक और बात, इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से बार बार वीडियो को देखकर याद कर लीजिए, क्योंकि न्यूमेरिकल अप्रोच में ये फॉर्मूले आपको सीधे पता होने ज़रूरी है। ये बातें मैं आपको बहुत देर से लिखे रखा हूँ कि गुरुत्व के प्रभाव में होने वाली गति क्या होती है, एक समान त्वरण का उदाहरण है। पृथ्वी जी हमेशा नीचे की ओर, कितना मान होता है इसको ये भी मान लेते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर वस्तु ऊपर की ओर जा रही है तो गति ऊपर है और गुरुत्व त्वरण नीचे है, इसलिए जी को क्या मानेंगे, नेगेटिव। अगर वस्तु नीचे आ रही है और जी भी नीचे है, इसलिए जी को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। जिस वेग से आपने वस्तु को ऊपर फेंका है उसी वेग से धरातल से टकराएगी।
अगर आप ये धरातल है, यहाँ से वस्तु को जिस u वेग से फेंकोगे ये अधिकतम ऊंचाई पर जाएगी और जब वापस इसी लेवल पर, इसी तल पर आएगी तब इसका वेग कितना होगा, v होगा और u और v दोनों बराबर होगा। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो t अप और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा वो टी डी, ये दोनों भी बराबर होते हैं। तो ये था गुरुत्व के प्रभाव में होने वाली गति। अब इस गति से रिलेटेड या इन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। आइए एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से फेंका जाता है। आपको कुछ भी गिवन नहीं है, केवल एक चीज़ पता है कि ये देखिए कि ये वस्तु है, इस वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर u वेग से फेंका जाता है और ये u कितना दे रखा है, 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, पहला सवाल क्या पूछ रहा है, वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई। जब मैंने आपको अभी अगर वस्तु को u वेग से फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला, वैसे मैं यहाँ पर उस फॉर्मूले को कैसे बनाया जाता है वो बता सकता हूँ, लेकिन आपको फॉर्मूला अब याद हो जाना चाहिए। तो देखिए, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला था u²/2g। तो बताइए u की वैल्यू कितनी है, 40, तो स्क्वायर करेंगे 40 × 40 और g की वैल्यू कितनी है, 10 मान रहे हैं। तो कितना हो गया, ये इससे कट जाएगा 4 बार, ये इससे कट जाएगा 2 बार और कितना आ गया, 80 मीटर उसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अधिकतम ऊंचाई कितनी हो गई, 80 मीटर। ए जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट। अब देखिए, वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। ये वस्तु u वेग से यहाँ आई और ये इसकी मान लीजिए अधिकतम ऊंचाई है। जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर पहुंची तब उसका फाइनल वेग क्या हो गया, 0 हो गया। देखिए, फाइनल वेग क्या हो गया, 0। यहां से ये इसकी इनिशियल कंडीशन है, ये इसकी फाइनल कंडीशन है, यहां तक पहुंचने में कितना समय लगा। तो याद करो, t अपवर्ड का फॉर्मूला हमारे पास आया था u/g। u कितना है, 40, g कितना है, 10 और टाइम कितना आ गया, 4 सेकेंड। वस्तु को अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने में कितना समय लगा, वो हमारे पास आ गया 4 सेकेंड। अधिकतम ऊंचाई कितनी आ गई, 80 मीटर। ये क्वेश्चन भी सॉल्व। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कितने समय बाद वस्तु वापस धरातल से टकराएगी। कहने का मतलब वस्तु को यहां से फेंका, अधिकतम ऊंचाई पर गई और फिर वहां से वस्तु वापस धरातल पर आई। तो ये पूछ रहा है कि कितने समय बाद ऐसा हुआ। वैसे अगर आप अभी कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़े होंगे तो वस्तु को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो टाइम लगा है वो अपवर्ड टी अप, और यहाँ से वस्तु को वापस नीचे आने में जो टाइम लगा है वो है टी डाउन। और मैंने आपको बताया था कि टी अपवर्ड डायरेक्शन में बराबर होता है टी डाउनवर्ड में। तो ऊपर पहुँचने में कितना समय लगा था, 4 सेकंड। तो ऊपर से वापस नीचे आने में भी कितना लगेगा, 4 सेकंड। इसलिए कितना आ गया, 4 और 4 8 सेकंड में वस्तु वापस धरातल पर आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, वस्तु धरातल से किस वेग से टकराएगी। आपने फेंका किस वेग से था, 40 मीटर प्रति सेकंड वेग से। कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप फॉर्मूला वापस डिराइव, एक बार बता दिया मैंने कैसे डिराइव करना है। अब आपको कॉन्सेप्ट पर चलना है। ये इसी
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि धरातल से किस वेग से टकराएगी, तो आपको पता होना चाहिए जिस वेग से वस्तु को फेंका गया है धरातल से उसी वेग से टकराएगी। आपने वस्तु को कितने 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका था, इसलिए धरातल से भी किस वेग से टकराएगी, 40 मीटर प्रति सेकंड। वापस उसी तल पर आने में उसको कितना समय लगेगा, पहले जितना लगा उतना ही, और कितना वेग होगा धरातल से टकराते टाइम जिस वेग से आपने फेंका था, तो कितना हो गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। वैसे याद कीजिए इस फाइनल वेग को हम ऐसे लिखते थे GTD। वस्तु को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है, 4, तो ऐसे भी कितना आ गया है, 40 मीटर प्रति सेकंड। ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है आपको, ऐसे ध्यान रखना है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही नीचे आने में। जिस वेग से वस्तु को फेंका है उसी वेग से वस्तु धरातल से टकराएगी। तो ये था ग्रेविटेशन या गुरुत्व के प्रभाव में होने वाली गति से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से समझना है। अब आइए हम और बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये एक अप्रोच है जो आपको याद रखनी है। जब अभी हम बात कर रहे थे कॉन्सेप्ट के बारे में, तो धरातल से वस्तु जा रही थी और धरातल पर ही आ रही थी। यहाँ देखिए आप, कोई h ऊंचाई की पहले से ही कोई मीनार है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चे फॉर्मूले रट लेते हैं और वही गलत फॉर्मूले लगा देते हैं। h ऊंचाई की, और उस ऊंचाई को भी मैंने दिया है 25 मीटर ऊंचाई की कोई मीनार है, कोई बिल्डिंग है। उसके ऊपर से एक वस्तु को u वेग से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर। ये देखिए, यदि वस्तु को निश्चित ऊंचाई से, और निश्चित ऊंचाई कितनी है, 25 मीटर से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, और u भी आपको बता रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड। इस वेग से इस मीनार पर यहां खड़े होकर एक आदमी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है। पहले आप समझ लीजिए कि यहां से जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका तो इस जगह से ये अधिकतम ऊंचाई हो गई। जो कॉन्सेप्ट हम पढ़े थे अभी, वो केवल यहां से यहां तक ही लागू होगा। यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा है वो टी अप, और यहां से यहां तक पहुंचने में जो समय लगा है वो है टी डाउन। ये यहां से ये वाली जो बात है वो इस क्वेश्चन में नई जुड़ गई है, इसको आपको अच्छे से समझना है। पहले धरातल से ही फेंक रहा था और धरातल पर ही वस्तु वापस आ रही थी। अब कोई फिक्स हाइट की मीनार पर चढ़कर फिर फेंक रहा है, तो आपको कैसे ध्यान में रखना है। आइए, पहला सवाल, समान स्तर पर वेग बताइए वस्तु का। क्या पूछना चाह रहा है कि ये बिल्डिंग है, यहां से फेंका, और जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर जाकर इसके समान स्तर पर आएगी तब वेग बताइए। तो ये तो आप जानते हैं कि जिस वेग से फेंका जाए उसी स्तर पर जब वस्तु आएगी तो उसका वेग क्या होगा, v, और u और v क्या होता है, बराबर। तो आप जानते हैं समान स्तर पर वस्तु का वेग क्या हो गया, 20 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा क्वेश्चन देखिए, धरातल पर किस वेग से टकराएगी। अगर यही धरातल होता तो v वेग से टकराएगी, या जितना u है, या 20 मीटर प्रति सेकंड से टकराएगी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में धरातल h ऊंचाई नीचे है, इतने नीचे है, यहां है धरातल, तो यहां किस वेग से टकराएगी। इसको निकालने के लिए देखिए, यहां तो आपको आइडिया लग जाएगा कि जिस वेग से फेंका है उसी से,
और यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट बना लीजिए। जैसे कोई वस्तु है यहाँ और ये यहाँ आ रही है, इस वस्तु को फेंका गया है 20 मीटर प्रति सेकंड, जिसको आप यू मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आपको पता ही है, मीनार की ऊंचाई 25 मीटर है। तो आपको क्या चाहिए, v। तो गति के तीसरे समीकरण से ये देखिए 2a, a त्वरण है नीचे की तरफ तो प्लस में, और s क्या है, विस्थापन जिसको ऊंचाई मान रहे। हमें v चाहिए तो ये इधर चला जाएगा, और अगर v चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ये देखिए। तो यहाँ क्यों ना फॉर्मूला आ गया कि अगर धरातल पर किस वेग से टकराएगी u स्क्वायर प्लस 2gh और उसको अंडर रूट में कर दो, ये वेग है। अगर यही धरातल होता तो जिससे फेंका उससे। तो ये आपको याद रखना है। अब आप कंपटीशन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपको ये अप्रोच समझनी है, समझ लीजिए कि यहाँ 20 मीटर पर सेकंड है वेग। कैसे है सर 20 मीटर पर सेकंड? सर जिस वेग से फेंकेंगे उसी स्तर तक आने में वेग उतना ही रहेगा, u बराबर v। तो ये 20 है तो यहाँ कितना होगा, h कितना है 25, ये देख लीजिए। अब इसको कैलकुलेट करना है तो देख लीजिए, u कितना है 20, g कितना है 10, h कितना है 25, कितना हो गया 400, ये 20 और ये कितना हो गया 500 और 900 का अंडर रूट कितना हो गया 30। मतलब धरातल पर 30 मीटर प्रति सेकंड वेग से टकराई। तीसरा क्वेश्चन, समान स्तर पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? यहां से यहां तक ये समान स्तर हो गया, यहां पर कितना समय लगेगा आपको पता है, ये टी अप और ये टी डाउन दोनों बराबर होते हैं, तो आप कह सकते हैं 2t टाइम लगेगा। और t क्या होता है, u अपॉन जी। u कितना है 20, g कितना है 10 और कितना आ गया 4 सेकेंड। यहाँ से लेकर यहाँ तक समान स्तर पर आने में लगा समय कितना है 4 सेकेंड। ये दोनों तो पहले ही कॉन्सेप्ट से सवाल सॉल्व हो रहे हैं, ये नया कॉन्सेप्ट आया है आप याद रखेंगे। लेकिन आपसे कोई पूछे कि इस पूरे प्रोसेस में टोटल जो टाइम है, उड्डयन काल है कि वस्तु को यहाँ से लेकर यहाँ तक धरातल तक आने में कितना समय लगेगा, वस्तु को धरातल तक आने में कितना समय लगेगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड लग गए। अब इतना कैलकुलेट करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, उसके लिए मैं आपको यहाँ पर सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर आप नॉर्मल इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण आएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और उसको सॉल्व करने के लिए फिर आपको मैथमेटिकल अप्रोच की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यूँ याद रख लेना, किसी h ऊंचाई से है तो उसको मीनार से फेंका गया तो धरातल पर आने में जो समय लगेगा t बराबर u अपॉन जी प्लस अंडर रूट में u स्क्वायर अपॉन में जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। कितना आएगा देखिए, u कितना है 20, g कितना है 10, अंडर रूट कितना हो गया 20 का स्क्वायर 400, 10 का स्क्वायर 100, 2h कितना है 25 और g कितना है 10। सॉल्व कीजिए, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 5, 5 और 4 9, 9 का अंडर रूट 3 और 3 में 2 जोड़ दिए तो क्या हो गया t बराबर 5 सेकेंड। वस्तु को यहां से धरातल तक पहुंचने में कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड।
और हम जानते थे यहाँ से यहाँ तक आने में कितना सेकंड लगा, 4 सेकंड। अगर वो आपको यहाँ से यहाँ तक का पूछे तो अपने आप क्या आ गया, 1 सेकंड आंसर आ गया, क्योंकि समान स्तर पर पहुंचने में कितना सेकंड लगा था, 4 सेकंड, और समान स्तर से धरातल तक पहुंचने में जो समय लगा था वो कितना है, 1 सेकंड। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 सेकंड। कुल उड्डयन काल का फॉर्मूला, जब वस्तु को मीनार से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और धरातल पर किस वेग से टकराएगी, ये दोनों अप्रोच आपको अच्छे से याद रखनी है। यहां से यहां तक पहुंचने में 1 सेकंड लगी है। अगर आप इसको s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसको जी टी स्क्वायर से करें, s कितना है 25, u कितना है यहां से, तो यहां से जितना था वो यहां, तो अब प्रारंभिक कितना मान रहे 20, t कितना है पता नहीं, प्लस हाफ जी कितना है 10 और टी स्क्वायर, ये कितना आ गया 5, तो कितना हो गया 20t प्लस 5t स्क्वायर और इधर 25। अगर इसको उधर भेजेंगे तो 0 20t प्लस 5t स्क्वायर माइनस 25। ये कौन सी इक्वेशन आ गई, द्विघात समीकरण। अब इस समीकरण में t का मान वो रखो कि 0 आ जाए। देखिए, अगर t का मान कितना रखें, पहले 1 ही रख लेते, तो 20 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 5, 20 और 5 25 प्लस के और माइनस के 25 कट गया और 0 आ गया। 0 आ गया, इसका मतलब t का मान कितना है 1 सेकंड, और यहां भी t का मान कितना है 1 सेकंड। नहीं आई बात समझ में? द्विघात समीकरण में इसका मान 0, तो आपको t का मान कुछ रख के चेक करना है। तो अगर आप 1 चेक करेंगे तो 20, t की जगह 1, तो 20 को 1 से गुणा किए तो 20, t की जगह 1, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया 5 और माइनस के 25, ये प्लस के 25, ये माइनस के 25 हो गए। इसका मतलब t का मान कितना होगा 1, और पहले भी t का मान 1 हम निकाल चुके हैं। अगर ऐसे करेंगे तो t का मान 1 है, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितना लगा 4 सेकंड, तो 4 और 1 कितना हो गया 5 सेकंड। ये भी तरीका है, लेकिन ये द्विघात समीकरण में उलझने की जरूरत नहीं है, आप ये याद रख ले। और ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो एक फॉर्मूला याद भी रख लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में ये ठूस ठूस के भर दिया गया है कि नहीं, याद थोड़ी रखेंगे, हर चीज़ को समझनी है। एग्ज़ाम के बाद जब आपका सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद आराम से बैठ के समझना। अभी आपको सिलेक्शन चाहिए, इस चीज़ को अच्छे से याद करो, समझना है, ये रहा। लेकिन अगर गलती से उल्टा सीधा हो गया, देखो ये s क्या है, यहाँ से यहाँ तक इस फॉर्मूले से t क्या निकला, यहाँ से यहाँ तक। फिर आपको दिमाग तो लगाना ही है कि ये कितना है, 4 और 1 5। इससे बढ़िया तो इतना दिमाग यही लगाओ कि वस्तु को इस मीनार से धरातल तक पहुँचने में टोटल कितना टाइम लगा। कुल उड्डयन काल t बराबर u अपॉन जी प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन जी। कई लोगों को लग रहा है कि इतना बड़ा फॉर्मूला याद थोड़ी रहेगा, मत रखो, कोई और सिलेक्शन ले जाएगा जिसको याद रहेगा। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने इस अप्रोच से बताए हैं। समान स्तर पर वेग बराबर रहेगा 20 के 20। यहां से वस्तु जब गई तो किस वेग से टकराएगी, तो v बराबर अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। समान स्तर पर पहुंचने में लगा समय, उसको हम लिख रहे हैं
2u/g। कुल उड्डयन काल मीनार से यहाँ वस्तु गई, और ये कई बार यूं पूछ लेते हैं कि वस्तु की धरातल से अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करें। तो देखो 25 तो यह है ही, यहां से यहां तक की ऊंचाई निकालनी है तो आपको पता है h बराबर u²/2g। u कितना है 20, 20 का स्क्वायर 400, और ये कितना हो गया 10 और 20 और कितना आ गया 20 मीटर। यहां से यहां तक की ऊंचाई 20 मीटर और यहां से यहां तक जो मीनार है उसकी ऊंचाई 25। 25 और 20 कितना हो गया 45 मीटर, 45 मीटर वस्तु की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है। और जहां से फेंका गया है वहां से कितनी है 20 मीटर। आपको चीजें क्लियरिटी के साथ ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन कैसे भी आ जाए। इस क्वेश्चन को आप तरीके से समझ लें, इस पर बेस्ड अपन और बात करेंगे, लेकिन एक एक क्वेश्चन जो मैं आपको यहाँ सॉल्व करवा रहा हूँ इसको आप बार बार देखें, अच्छे से समझ लें। यही कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं।